जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के पेपर के सॉल्यूशन आपके इस चैनल पे चल रहे हैं, तो आप सभी के लिए डेली यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका हुआ था एसएससी जीडी का, उसका सॉल्यूशन कराया जा रहा है। और आपको बता दूं कि जो एसएससी होता है वो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही 80% क्वेश्चन से 90% पूछता है। तो आज हमारा जो है वो है 3 दिसंबर की जो थर्ड शिफ्ट है हुई एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 में, जो आपके 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसके थर्ड शिफ्ट का हम जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे 25, इन सभी को देखेंगे किस कैसे पूछे जाते हैं। और आप सभी को पता है मेरे जो टॉपिक वाइज, जैसे कि यहाँ पर देखे होंगे आपने कि हिंदी में कौन से 9 टॉपिक पूछे जाते हैं। तो देखिए, हिंदी में जो आपसे पूछे जाते हैं यहाँ पर इन 9 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो 9 टॉपिक आपके सामने दिख रहे हैं हिंदी के, इनसे आपके 9 क्वेश्चन बनते हैं। यदि इनकी आपको वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करिए। प्लेलिस्ट में इनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, ये 9 टॉपिक का पूरा एक ही अलग अलग वीडियो में। जैसे एक टॉपिक अगर लिए शब्द प्रतिस्थापन वाले, तो इसका टॉपिक की एक वीडियो अलग है, मुहावरे की एक वीडियो, और ऐसे एक शब्द की एक वीडियो, तथा विलोम के शब्द की एक वीडियो, और सही वर्तनी की एक वीडियो बनी हुई है। तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। 9 वीडियो 9 टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके लगभग 12 से 13 नंबर इन 9 टॉपिक से आएंगे, और जो टोटल 18 टॉपिक पूरे देख लेगा। हमारे रहेंगे 9 टॉपिक हमने 2021 के लिए, 9 टॉपिक 2019 के लेंगे जो एग्जाम हुआ था। तो ये 18 टॉपिक जिसने देख लिया उसके कम से कम 17 क्वेश्चन तो सही जाएंगे, ये हमारी गारंटी, क्योंकि एसएससी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो है वो 3 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक शब्द में उत्तर बताना है। ठीक है, बोला गया है कि पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। तो देखिए, पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उससे क्या कहा जाता है। तो देखिए, ये आपने देखा होगा, ये पहाड़ है कुछ इस तरह से रहता है, तो जो समतल भूमि यहाँ होती है उसे अदित्यका कहते हैं। क्या कहते हैं? अदित्यका कहा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? अदित्यका कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने पूछा गया है, अगर इसके अलावा पूछ ले पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको अगली शिफ्ट में मिल भी सकता है। तो पूछा गया है कि पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है। तो अंतरिक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। जो ढका ना गया हो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो जो ढका ना गया हो उसे हम आघात पत्रिका कहते हैं। जो ढका ना गया हो उसे हम आघात पत्रिका कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अदित्यका होगा। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहा जाता है? अदित्यका कहा जाता है। अगर नीचे की पूछ ले तो उपत्यका कहते हैं। ठीक है, नीचे की पूछ ले, नीचे की भी पूछा जाता है तो उपत्यका कहा जाता है, ऊपर की अदित्यका कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, इसमें बताना है कि क्या त्रुटि है। जो आपको सेंटेंस दिया रहता है, यानी कि जो वाक्य दिया रहता है, उसमें बताना है कि क्या त्रुटि है। देख के तो देखिए, गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो देखिए, इसमें गुरुजनों भी सही लिखा है, पर भी सही लिखा है, श्रद्धा भी सही लिखा है, रखनी भी सही लिखा है, चाहिए भी सही लिखा है। मतलब किसी प्रकार की इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, और वाक्यांश बोलने में भी सही यूज हो रहा है। गुरुजनों पर श्रद्धा रखनी चाहिए, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया है, इसमें बताना है जैसे कि विलोम शब्द चुने। तो जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पूछा गया है कि जागृति का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुसुप्ति होता है। क्या होता है? सुसुप्ति होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुसुप्ति हो जाएगा। जागृति का विलोम शब्द सुसुप्ति होता है। और यहाँ पर अगर बात कर ले तृप्ति, तो तृप्ति का विलोम शब्द क्या होगा? अतृप्ति हो जाएगा। और स्तुति का मतलब क्या हो जाता है? तो आदर करना बोले तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा करना हो जाएगा। ठीक है, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? निंदा करना। तृप्ति का अतृप्ति हो जाता है, और निवृत्ति का जो होता है वो हो जाता है प्रवृत्ति। ठीक है, प्रवृत्ति हो जाता है इसका। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर क्वेश्चन का पूछे तो जागृति का क्या होगा? सुसुप्ति होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, पूछा गया है उसका स्वर अत्यंत खालिस्तान था। तो देखिए, खालिस्तान वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रिक्त स्थान भरने के लिए, तो इसमें आपको चारों ऑप्शन को जमा जमा के देखना है। ठीक है, उसका स्वर अत्यंत कर्कश। तो देखिए, कर्कश यानी कठोर वाणी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ना। अगर बात करें उसका स्वर कठिन है, क्या आपकी जो आवाज है वो कठिन होती है कि नहीं, कठोर होती है या कर्कश होती है? ठीक है,
तो ये गलत हो गया। श्रेष्ठ होती है क्या? नहीं, मधुर होती है, ठीक है। और कचेला तो ये एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? राइट आंसर कर्कश है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में, यहाँ पर जैसे कि पूछ लिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर देते हैं। ये रहा आपके सामने, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई, इसमें आपको बताना है कि काय में त्रुटि है। तो देखिए, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई, तो यहाँ क्या आना था? खिलाई आता तो सही होता ना। अगर आप देखिए इसे पढ़ के कि पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाए, तो खिलाए सही होगा या खिलाई? तो देखिए, पिता ने बच्चों को जलेबियां खिलाई सही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ क्या आना था? खिलाई आना था। ये खिलाए गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसी वाले भाग में क्या लिखी है? त्रुटि बताई गई है। तो राइट आंसर हमारा थर्ड वाला आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हमसे पूछा गया है इसमें क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ पर आपको बताना है, प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन है। अंडरलाइन जहां दी रहती है जैसे, उसके ऊपर जो भी अक्षर लिखा होता है उसकी जगह पे दूसरा अक्षर लिखना होता है। जैसे बोला है, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। तो देखिए, तुम्हारे हित का है, या अब इसकी जगह क्या लिख सकते हो? तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित की, तो ये कभी इसका फुल सेंटेंस निकल जाए क्या? फुल वाक्य बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, तो ये वाला यूज नहीं होगा। अब देखिए, मेरा यह सुझाव है तुम्हारे हित के लिए, क्या बोला गया? तुम्हारे हित के लिए, मेरा सुझाव तुम्हारे हित के लिए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, पूछा गया हमसे क्वेश्चन में कि एक शब्द का उत्तर है, ठीक है। एक शब्द का उत्तर है, इसमें आपको बताना है कुलीन शब्द के लिए सही वाक्यांश में से निम्न में से कौन सा होगा। तो कुलीन जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे कहते हैं, सही आंसर हो जाएगा। जो अच्छे कुल में जन्मा हो उसे हम कुलीन कहते हैं। अगर बात कर ले जो विदेश में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अप्रवासी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रवासी कहते हैं। जो विदेश में रहता है उसे हम अप्रवासी कहते हैं। जो क्षमा के लायक ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो अक्षम्य कहते हैं। जो क्षमा के लायक ना हो उसे हम क्या कह सकते हैं? तो अक्षम्य कह सकते हैं। और जो छात्रावास में रहने वाला है उसे हम क्या कह सकते हैं? अंतःवासी। किसी और जगह मतलब अंतःवासी हो जाएगा, ठीक है। जो छात्रावास में रहता है उसे अंतःवासी, जिसे समय लायक ना हो उसे अक्षम्य कहते हैं। जो विदेश में रहता है उसे प्रवासी कहते हैं। जो अच्छे कुल में जन्मा है उसे हम क्या कह सकते हैं? कुलीन कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, आज खालिस्तान प्रतियोगिता नहीं होगी। तो देखिए, जो अंत्याक्षरी अंताक्षरी होता है, अंताक्षरी आप कहते होंगे, अंताक्षरी जो गाने वाला होता है और उसके बाद जो लास्ट में वर्ड आता है उससे फिर चालू हो जाता है गाना, तो वही अंताक्षरी होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि आज खालिस्तान प्रतियोगिता नहीं होगी, तो इसमें आपको अंत्याक्षरी का सही शब्द बताना था। तो देखिए, अंताक्षरी यहाँ पर क्या लिखा है? ये वाला सही लिखा है, आज अंताक्षरी प्रतियोगिता नहीं होगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, गर्मी का समानार्थी अर्थात पर्यायवाची शब्द बताना है। तो गर्मी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? निदाग हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? निदाग हो जाएगा। दीवा का तो सभी को पता होगा, दीवा का दिवाकर या दिन हो जाता है या दिवस हो जाता है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। अगर बात कर ले, जैसे मृषण बोला गया है, तो मृषण का मतलब क्या होता है? इसमें कोमल होता है, ठीक है। मृषण का मतलब कोमल चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें बासर, तो बासर का मतलब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में करके बताएं कि बासर का समानार्थी शब्द क्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पापड़ बेलना मतलब क्या होता है? पापड़ बेलना मतलब बिना काम के काम करना, मतलब बेकार जीवन बिताना। पापड़ बेलने का मतलब क्या होता है? बिना काम के कोई काम करना या बेकार जीवन बिताना भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? बेकार जीवन बिताना। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन में बताना आपको, जैसे कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है, उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। तो यहाँ और क्या यूज कर सकते हैं दया के स्थान पे? बताना है। तो उसने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी, ठीक है। दया थोड़ी आएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? क्षमा मांगी होगा, ठीक है। अपनी भूल के लिए दया थोड़ी मांगेगा, क्षमा मांगेगा ना। क्या मांगेगा? क्षमा मांगेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, शुद्ध वर्तनी बताना है। तो देखिए, प्रशंसा की शुद्ध वर्तनी बताना है। तो देखिए, सभी अक्षर अगर शुद्ध वर्तनी वाले आते हैं तो उनको आपको रोकना है और बार बार लिख लिख के देखना है। तो प्रशंसा जो कि डेली भाषा में यूज किया जाता है, परंतु इसमें भी आप यही वाला वर्ड यूज कर सकते थे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग सा का यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा तो चारों ऑप्शन भी यही आएंगे और क्वेश्चन भी यही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया हमसे, इसमें बताना है कि विलोम शब्द क्या होगा। तो शुक्ल का विलोम शब्द बताना है।
तो शुक्ल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुक्ल अगर सुना होगा, जो चंद्रमास होता है इसमें 15 दिन के जो आधा होता है 15 दिन, और उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं और कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो इसमें शुक्ल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। श्वेत का मतलब क्या होता है? सफेद होता है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। श्याम का मतलब क्या हो जाता है? काला हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात कर ले पीत का, तो क्या हो जाता है? पीत का अपीत हो जाता है, विलोम शब्द पीत का अपीत हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीत का अपीत हो जाएगा। अगर नीला का बात करें तो नीला का विलोम शब्द हमेशा क्या होता है? अगर ये नीला होता है तो नीला का विलोम शब्द पीला होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए ये दोनों भी याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया हमसे, इसमें आपको बताना है जैसे कि क्या बताना है? त्रुटि वाला भाग, यानी क्या गलती है, क्या एरर है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए दिए गए वाक्य में त्रुटि बताना है। तो 10 रुपया में क्या आता है? तो देखिए 10 रुपया में क्या आता है, यहाँ अगर देखिए 10 रुपए लिखा होता है, ठीक है, 10 रुपए में क्या आता है, तो रुपए सही लग रहा है या रुपया सही लग रहा है? आप खुद पढ़ के देखिए कि 10 रुपया में क्या आता है, इसकी जगह अगर रुपया होता है तो क्या होता है? 10 रुपए में क्या आता है? तो सही आंसर यहाँ पर जो रुपया जो लिखा है इसकी जगह रुपए होना था। पहले वाले भाग में क्या है? गलती है। यही बस आपको देखते चलना है कि शब्द हमेशा गलत लिखा होगा, या तो ना की जगह ने हो जाएगा, का हो जाएगा, या पर की जगह के लिए का हो जाएगा। ऐसे शब्द में मिस्टेक होती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आया है। तो शुद्ध वर्तनी वाले में तो आपको ये वर्ड को 2 से 3 बार लिख के देखना है। क्या बोला गया है? उन्मिलित। तो उन्मिलित को आपको बार बार लिख के देखना है। उन में आधा ना आएगा, फिर मिलित हो जाएगा। ठीक है, उन्मिलित हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमसे, इसमें बताना है मुहावरे का अर्थ। तो देखिए जूतियों में दाल बांटना, तो जूतियों में दाल बांटने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपस में लड़ाई झगड़ा होना। अगर इसको ट्रिक से याद करना है तो कैसे कर सकते हो? अगर आपने जूतियों मतलब क्या होता है? लेडीज के जूते। ठीक है, मतलब जो आपके जूते होते हैं उसकी बात चल रही है कि जूतियों में अगर आपने एक जूता लिया, उसके अंदर एक मुट्ठी दाल डाला और उसे हिलाया, तो क्या हुआ? दाल आपस में ही लड़ाई कर रही है ना। तो मतलब क्या हो रहा है? आपस में ही लड़ाई झगड़े करना। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि जूतियों में दाल बांटना मतलब एक जूता लीजिए, उसके अंदर एक मुट्ठी दाल डालिए और हिलाइए, तो वो दाल आपस में खुद टकराएगी, मतलब आपस में ही लड़ाई हो रही है उनके बीच में। तो यही कैसे याद कर सकते हैं? जूतियों में दाल डालना मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो इसमें बताना है आपको सभा जो आपकी होती है, तो इसमें प्रतिस्थापित करने वाला क्वेश्चन पूछा गया। इसकी जगह आपको बताना है क्या आ सकता है। तो देखिए सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई, तो अतिथि घर चली गई या अतिथि घर चले गए? देखिए ये राइट होगा ना, उसकी जगह अतिथि घर चले गए। आप इसके पढ़ के भी देखोगे तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि अतिथि घर चले गए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा गया है हमसे में, इसमें हमारे लिए देखिए क्वेश्चन में पूछा गया जैसे कि इसमें बताना है रिक्त स्थान की पूर्ति करना। मित्रों ने अंकित का खालिस्तान किया पर उसने बुरा नहीं माना। तो देखिए परिहास तो कभी होता नहीं, ठीक है, व्यंग्य भी नहीं होगा, हास भी नहीं होगा। उपहास का मतलब होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, तो देखिए उसकी निंदा करना या मजाक उड़ाना, उसके बारे में बुरा भला कहना, ये सब होता है उपहास का मतलब। मित्रों ने अंकित का खालिस्तान किया मतलब उपहास किया, परंतु उसने क्या किया? बुरा नहीं माना। तो ये वर्ड यहाँ पर रखते कि अगर निंदा किया हो या उसका बुरा भला कहा हो या मजाक उड़ाया हो, परंतु उसने क्या किया? बुरा नहीं माना। ठीक है, तो इस हिसाब से ये वहीं पर बैठता है राइट आंसर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में कि समानार्थी शब्द बताना है। तो आंख का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो आंख का समानार्थी शब्द होता है द्रग। द्रग होता है, आंख का समानार्थी शब्द क्या हो जाता है? द्रग हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? आंख का समानार्थी शब्द द्रग हो जाता है। इसे आपको याद कर लेना है। अगर आंख की और समानार्थी शब्द की बात करें तो जैसे कि लोचन हो जाता है, एक तो लोचन होता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये और देख लेते हैं जैसे कि बात करें यहाँ पर, जैसे अगर बात कर ले बासव, बासव का पर्यायवाची क्या होता है? तो बासव का मतलब होता है इंद्र या पुरंदर। क्या होता है? इंद्र या पुरंदर होता है। बासव का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? इंद्र या पुरंदर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है
चार भुजाओं वाला के लिए एक शब्द में उत्तर बताना है, तो चार भुजाओं वाले शब्द के लिए शब्द में उत्तर क्या होगा? चतुर्भुज होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज हो जाएगा। चार भुजाओं वालों के लिए एक शब्द में उत्तर क्या होता है? चतुर्भुज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसके चार आनन हों यानी कि चार मुंह हों से हम क्या कह सकते हैं? चतुरानन भी कह सकते हैं। चतुर्दशी का मतलब क्या होता है? जो आपका चंद्रमास होता है उसकी 14वीं तिथि को क्या कहा जाता है? चतुर्दशी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो देखिए हमारे जो 20 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो आपके 5 गद्यांश के क्वेश्चन होते हैं इन सभी को देखेंगे। इसमें बताया गया है कि आलस्य समय का सबसे बड़ा है शत्रु। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए आलस्य समय का सबसे बड़ा गुरु है, गलत जमता। ठीक है, उसके आपको जमा के भी देखना है, अगर सही जमेगा तो सही है, नहीं जमेगा तो नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आलस्य समय का सबसे बड़ा गुरु है, गलत। शत्रु है, सही। मित्र है, गलत। ठीक है, आलस्य समय का सबसे बड़ा मित्र, शिष्य, ये तो एक भी नहीं होगा। क्या होगा? शत्रु यहाँ पर सही बैठेगा। अतः अतः देखिए नेक्स्ट इसके आगे पढ़ते हैं। अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। ठीक है, अतः इसे दूर भगाना आवश्यक है। खालिस्तान का मूल्य पहचानिए। देखिए भोजन का मूल्य पहचानिए, मित्रता का, सक्रियता। तो इसमें बात क्या हुई है? शुरू में समय की बात हुई है, तो किसका? समय का मूल्य पहचानने की बात हो रही होगी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर बोला है मानव जीवन खालिस्तान है। तो देखिए मानव जीवन क्या है? खालिस्तान है। तो 50 साल का है? नहीं। महीने का है? स्थायी है? नहीं। क्षण भर का जीवन है। कैसा है? मानव जीवन जो है वो क्षण भर का जीवन है, इसलिए इसमें समय की वैल्यू करना होगा। और बात आगे देखिए यहाँ पर बोला है नश्वर है। इस नश्वर संसार में हमें समय का खालिस्तान करना चाहिए, तो सदुपयोग करना चाहिए। क्या? दुरुपयोग नहीं, बर्बाद नहीं, उपभोग नहीं, सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसमें सदुपयोग यानी कि समय की सही वैल्यू के बारे में यह पैसेज दिया गया है। यहाँ पर आगे बोला गया है विद्यार्थियों के लिए तो समय का विशेष खालिस्तान है, तो महत्व है। तो जैसे सभी लोग लगा देते हैं कि विद्यार्थियों के लिए समय का विशेष महत्व होता है। तो दोस्तों हमारे जो आपके 25 क्वेश्चन एसएससी जीडी एग्जाम की 3 दिसंबर की यहाँ पर जो थर्ड शिफ्ट थी उसके पूरे सॉल्यूशन हमने करा दिए। अगर बात करें यदि आप लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम जो आपको वीडियो में बता रहे हैं, इसी 80 क्वेश्चन में से आपके लगभग 70 के समथिंग 70 से 75 की बात करें, ठीक है, 70 से 75 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। एसएससी जो होता है वो अपने 80% से 90% क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीवियस ईयर पूछता है। तो हम पहले आपको जीडी के प्रीवियस ईयर करा देंगे, उसके बाद एमटीएस के प्रीवियस ईयर करा देंगे। इससे ज्यादा हार्ड आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। 10th लेवल की होती है तो एमटीएस और जो आपकी जीडी होती है यही दोनों 10th लेवल की है। इसके जीके और मैथ, रीजनिंग, ये आपको पूरे जो आपके कंफ्यूजन वाले गणित होंगे वही कराए जाएंगे। जो सरल होगा वो तो आप सभी लोग कर लेते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। जय हिंद दोस्तों।